Hi, today I will talk about what was the judgment of the Saira Banu case, and I will also talk about Triple Talaq Act 2019. So, myself Ahmad, and once again I welcome to all of you on my channel UPSC Knowledge Network. तो चलिए सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि what was the judgment of the Supreme Court on the Saira Banu case. See, it was 5 judges bench divided 3 into 2. ये 5 जजेस के बेंच थे, है ना, जो कि डिवाइड किया गया था। 3 जो थे मेजोरिटी में थे और 2 जो थे वो डिसेंट पे थे। तो पहले हम ये जानते हैं कि जो मेजोरिटी में जजेस थे उनका व्यू क्या था। देखिए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इंस्टेड ट्रिपल तलाक गिवन इन एनी फॉर्म सच एज एसएमएस, व्हाट्सएप, वॉइस रिकॉर्ड लेटर इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। उन्हें कहा कि यदि कोई मुस्लिम मैन एसएमएस के थ्रू तलाक देता है, व्हाट्सएप के थ्रू तलाक देता है, या वॉइस रिकॉर्ड के थ्रू या लेटर के थ्रू अगर तलाक देता है तो इसे अकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक माना जाएगा। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, इट एम्प्लाइज फॉर ऑल मुस्लिम वुमेन, ये सभी मुस्लिम वुमेन पे अप्लीकेबल होगा। जैसे कि शाहबानो का जो जजमेंट आया था, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था वो सिर्फ शाहबानो के लिए था, बट नॉट फॉर ऑल द मुस्लिम वुमेन। बट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि इट इम्प्लाइज फॉर ऑल मुस्लिम वुमेन। तीसरा, ट्रिपल तलाक वायलेट्स आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21 ऑफ द वुमेन। ठीक है, उसके बाद उसने क्या कहा कि ये जो ट्रिपल तलाक है ये आर्टिकल 14 को वायलेट करता है, आर्टिकल 15 को वायलेट करता है और आर्टिकल 21 को वायलेट करता है। ठीक है, तो चलिए हम एक बार ये जान लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या होता है। ठीक है, आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी बिफोर लॉ या इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। मतलब कि ये बात करता है कि जो कानून की नजर में है वो सब बराबर है। ठीक है, उस पर जो यहाँ पे आर्टिकल 15 की बात की गई है, यहाँ पे आर्टिकल 15 की बात की जा रही है कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ जेंडर, कि मतलब जेंडर के आधार पे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है। ठीक है, मतलब कि वो मेल है वो फीमेल है इसके बेसिस पे, है ना, यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है वुमेन के साथ। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 21, आर्टिकल 21 टॉक अबाउट राइट टू लाइफ एंड द पर्सनल लिबर्टी, और यहाँ पे पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात किया जा रहा है, जो कि ट्रिपल तलाक है ये वायलेट करता है वुमेन्स के आर्टिकल 14 को, आर्टिकल 15 को और आर्टिकल 21 को। फिर आगे फोर्थ ये कहता है कि कोर्ट डिक्लेयर इंस्टेड ट्रिपल तलाक एज ए नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, सो इट कैन बेंड बाय द स्टेट। उसके बाद आगे फिर ये कहता है कि जो कोर्ट है ये ट्रिपल तलाक को नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम मानता है और इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कि नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम, पहले हम ये जानते हैं कि एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस होता क्या है। देखिए, एसेंशियल प्रैक्टिस हम उसको बोलते हैं जिसके बिना कोई भी धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। ठीक है, एसेंशियल प्रैक्टिस हम उसको बोलते हैं जिसके बिना कोई भी धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता। हम एग्जांपल देंगे, नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस उसको बोलते हैं जिसके बिना धर्म सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, और एक बात याद रखिएगा, जो एसेंशियल प्रैक्टिस है ना, इस एसेंशियल प्रैक्टिस हम उसे बोलते हैं जब भी कोई भी धर्म को जब एस्टेब्लिश किया गया था और उस समय जो भी प्रैक्टिस था उसको हम एसेंशियल प्रैक्टिस बोलते हैं, और धर्म के एस्टेब्लिशमेंट के बाद कोई भी प्रैक्टिस अगर आता है तो उसको हम नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस बोलते हैं। हम एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। देखिए, जैसा कि बाबरी मस्जिद का जो जजमेंट आया, बाबरी मस्जिद का जो वर्डिक्ट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि मॉस्क इज द नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम। नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ द इस्लाम मतलब कि मस्जिद के बिना भी नमाज पढ़ी जा सकती है ना। फर्स्ट आप याद रखिएगा, मतलब कि इस्लाम में, मतलब इस्लाम धर्म में मस्जिद जो है ये नॉन एसेंशियल पार्ट ऑफ इस्लाम है। मतलब कि बिना मस्जिद के भी हम नमाज कहीं भी पढ़ सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं, कहीं मार्केट में भी पढ़ सकते हैं, ऑल एंड ऑल। ठीक है, उसके बाद हमने जैसा बताया कि जो एसेंशियल प्रैक्टिस होता है उसका संबंध होता है किसी भी धर्म का जब एस्टेब्लिशमेंट हुआ है तो जो उस समय प्रैक्टिस रहता है उसको हम एसेंशियल बोलते हैं, और उसके बाद जो प्रैक्टिस लाया जाता है उसको हम नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस बोला जाता है। और जब इस्लाम सऊदी अरब में आया तो उस समय में जब जब इस्लाम आया तो उस समय में मस्जिद वहां नहीं थी, मतलब कि वहां मस्जिद कुछ दिन के बाद बनी थी या कुछ सालों के बाद बनी थी जब मेजोरिटी मुस्लिम वहां पे हो गई थी, इसलिए। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा कि एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन हम उसको बोलते हैं जिसके बिना धर्म सर्वाइव नहीं कर सकता, नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस उसको बोलते हैं जिसके बिना धर्म सर्वाइव कर सकता है। तो यहाँ पे ये जो मेजोरिटी जजेस का जो वर्डिक्ट था उसने ये कहा कि कोर्ट
declare instead of triple talaq as a non-essential practice of Islam, so it can be banned by the state. ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो तलाक ट्रिपल तलाक है इसको नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम कहा गया है, इसलिए गवर्नमेंट इसको बैन कर सकती है। तो चलिए अब हम ये जानते हैं कि जो दो जजेस थे, जो डिसेंट व्यू क्या था हम उसको जानते हैं। ठीक है, जो दो जज थे उन्होंने ये कहा कि कोर्ट शुड नॉट डिसाइड दैट इंस्टेड ट्रिपल तलाक इज एसेंशियल या नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम। उस जो दो जज थे जो सहमत नहीं थे इस बात से, उन्होंने ये कहा कि कोर्ट को डिसाइड ये नहीं करना चाहिए कि ट्रिपल तलाक जो है एसेंशियल है या नॉन एसेंशियल प्रैक्टिस ऑफ इस्लाम है। ठीक है, उसके बाद फिर इसने आगे ये कहा कि शरीयत एक्ट 1937 वाज इम्यून्ड फ्रॉम द स्टेट इंटरफेरेंस, है ना। फिर इन्होंने ये कहा कि जो शरीयत एक्ट है 1937 इसको सुरक्षा कवच दिया गया, ठीक है, फ्रॉम स्टेट इंटरफेरेंस, है ना। यदि दिया गया था, यदि गवर्नमेंट शरीयत एक्ट को बदलना चाहती है तो उसके लिए लेजिस्लेशन में एक्ट को लाके कोई भी परिवर्तन इसमें कर सकती है। ठीक है, इफ द स्टेट वांट्स टू ब्रिंग चेंज इन द शरीयत एक्ट 1937 द स्टेट कैन डू इट थ्रू द लेजिस्लेशन। ठीक है, आप इस बात को याद रखिएगा। एक और जो डिसेंट का जो व्यू था वो ये था कि नॉन कस्टमरी लॉ इज ओवर एंड अबव द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। ठीक है, तो चलिए हम ये जानते हैं कि 2019 ट्रिपल तलाक एक्ट क्या था और इसके मेन प्रोविजन क्या था। ठीक है, और याद रखिएगा जो ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 है इसको हम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन द मैरिज एक्ट भी कहते हैं, आप इसको याद रखिएगा। मतलब ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 को हम मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑन द मैरिज एक्ट 2019 भी कहते हैं। तो चलिए हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन को जानते हैं। देखिए, पहला ये कहता है कि इट मेड इंस्टेड ट्रिपल तलाक गिवन इन एनी फॉर्म एज ए क्रिमिनल ऑफेंस। जब ये एक्ट ट्रिपल तलाक एक्ट 2019 में आया तो ये एक्ट ये कहता है कि यदि कोई ट्रिपल तलाक देता है, यदि कोई मुस्लिम मैन अगर ट्रिपल तलाक देता है ना, किसी भी फॉर्म में, तो इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा। फर्स्ट। सेकेंड, ट्रिपल तलाक हैज बीन मेड कॉग्निजेबल ऑफेंस। ठीक है, दूसरा कि जो ट्रिपल तलाक है इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बनाया गया है। अब कॉग्निजेबल ऑफेंस किसको बोलते हैं? देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट, है ना। यदि आपके नाम से कोई भी केस फाइल होता है, अगर वो जो केस आपके नाम से फाइल हुआ है अगर वो कॉग्निजेबल नेचर का है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है विदाउट वारंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, यदि कोई भी हस्बैंड अपने वाइफ को तलाक ट्रिपल तलाक देता है तो यदि वो वुमेन जाके पुलिस स्टेशन में एप्लीकेशन दिखाती है कि मेरे हस्बैंड ने ट्रिपल तलाक मुझे दे दिया है, तो पुलिस तुरंत आपको अरेस्ट करेगी विदाउट एनी वारंट, है ना। आपने तलाक दिया है या नहीं दिया ये तो कोर्ट में जाकर प्रूव होगा, ठीक है ना, लेकिन पुलिस आपको इमीडिएटली आपको अरेस्ट करेगी। ठीक है, उसके बाद ये जो एक्ट है ये बात करता है कि वुमेन हैव राइट टू मेंटेनेंस अंडर द एम्बिट ऑफ द कोर्ट, कि हाँ जो वो मुस्लिम वुमेन है उनके पास राइट होगा मेंटेनेंस का, ठीक है, अंडर द एम्बिट ऑफ द कोर्ट। उसके बाद चौथा है, इसमें बोलता है कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट इज द पॉसिबल, मतलब कि यदि हस्बैंड और वाइफ इस मैटर को कोर्ट के बाहर भी अगर सेटल करना चाहती है तो ये संभव है और वो कर सकती है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि सबसे पहले ये एक्ट ये कहता है कि ट्रिपल तलाक को एज ए क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। ठीक है, एज ए क्रिमिनल ऑफेंस बनाया गया। उसका दूसरी तरफ ये कहता है, इसका कंट्राडिक्शन ये है कि दूसरी तरफ ये कहता है कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट इज द पॉसिबल, मतलब कि अगर हस्बैंड वाइफ चाहे तो कोर्ट के बाहर भी इस मैटर को सेटल कर सकता है। ठीक है, जबकि क्रिमिनल मैटर कांट बी सेटल आउट ऑफ द कोर्ट, जबकि ऐसा प्रोविजन है कि जो भी क्रिमिनल मैटर है उसको हम कोर्ट के बाहर सेटल नहीं कर सकते। हम जो सिविल मैटर है हम उसी को कोर्ट के बाहर सेटलमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो this was the important provision of the Triple Talaq Act 2019, and thanks for watching.